चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की 25 बड़ी और जरूरी खबरें, वो भी एक ही वीडियो में। पर उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अयोध्या में राम भक्तों के स्वागत के लिए एक और भव्य प्रतीक आकार ले रहा है। अयोध्या सुल्तानपुर मार्ग पर निर्माणाधीन भरत द्वार फरवरी 2026 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। रामायण काल की थीम पर आधारित यह विशाल द्वार त्रेता युग की भव्यता और प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा का जीवंत स्वरूप प्रस्तुत करेगा। अधिकारियों के मुताबिक इस परियोजना का 90% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है और इसे लगभग करोड़ों रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। भरत द्वार न केवल राम भक्तों का अभिनंदन करेगा बल्कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को एक आध्यात्मिक अनुभव भी देगा। इसके आसपास पार्किंग, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रशासन का कहना है कि यह द्वार अयोध्या की धार्मिक पहचान को और मजबूत करेगा। डाटा साइंस अब वैज्ञानिक शोध की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। इसी विषय पर उन्नाव में एक अहम विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। उन्नाव स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश परिसर में यंग रिसर्चर्स सिंपोजियम ऑन डाटा साइंस फॉर साइंस का आयोजन हुआ, जिसमें देश और विदेश से आए वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का प्री इवेंट था। गोष्ठी में विशेषज्ञों ने जीनोमिक्स, हेल्थ केयर सिस्टम और क्लाइमेट मॉडलिंग जैसे क्षेत्रों में डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। वक्ताओं ने बताया कि आने वाले समय में वैज्ञानिक खोजों की दिशा और गति दोनों एआई और डाटा एनालिटिक्स से तय होंगी। कार्यक्रम के दौरान छात्रों और युवा शोधकर्ताओं को एआई आधारित रिसर्च, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी और भविष्य की तकनीकी संभावनाओं को लेकर मार्गदर्शन भी दिया गया। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के बाद देश की राजनीति में प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने इस फैसले को सही ठहराते हुए केंद्र सरकार और यूजीसी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। मायावती ने कहा कि यदि यूजीसी ने नियम लागू करने से पहले सभी वर्गों को विश्वास में लिया होता और जांच समितियों में सवर्ण समाज सहित सभी समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया होता तो देश में इस तरह का सामाजिक बवाल खड़ा नहीं होता। उन्होंने कहा कि किसी भी नीति को बनाते समय नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन करना बेहद जरूरी होता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। मायावती ने केंद्र सरकार को सलाह दी कि भविष्य में इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे। इधर लखनऊ से एक गंभीर आपराधिक मामला सामने आया है। मड़ियांव थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ नशीला पदार्थ मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे लगातार धमकाया और शादी तय होने के बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे लाखों रुपए वसूल लिए। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी संत शरण मौर्य को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके 2 अन्य साथियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हाथरस से एक अहम राजनीतिक सामाजिक बयान सामने आया है। निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के नए नियमों और एसएससी एसटी एक्ट के विरोध में अपने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। हाथरस में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एसएससी और एसएटी समुदाय से अपने आंदोलन में शामिल होने की अपील की। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि मौजूदा नियमों के कारण देश की बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है और इसे लेकर व्यापक जनजागरण की जरूरत है। उन्होंने आगामी 1 फरवरी को भारत बंद और 7 फरवरी को सद्भावना यात्रा निकालने की घोषणा भी की। उनका कहना है कि यह कानून देश की करीब 85% जनता को अंधेरे में रखने जैसा है और इसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाना जरूरी है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। राज्य सरकार ने गुरुवार देर रात 6 पीसीएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। जारी सूची के अनुसार राकेश कुमार को एडीएम वित्त एवं राजस्व हमीरपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि अनूप कुमार मिश्रा को मथुरा का नगर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसके अलावा राजेश कुमार, महेश प्रकाश, रिंकी जायसवाल और अजय कुमार को भी नई तैनातियां दी गई हैं। सरकार का कहना है कि यह तबादले प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी और सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से किए गए हैं। इस फेरबदल को आगामी योजनाओं और विकास कार्यों से जोड़कर देखा जा रहा है। कानपुर में पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए खुद को प्रशासनिक अधिकारी बताकर ठगी और शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी नितेश पांडे ने खुद को कानपुर का डीएम और एसडीएम बताते हुए एक महिला को अपने जाल में फंसाया और फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाकर उसका विश्वास जीत लिया।
पुलिस के मुताबिक आरोपी ने शादी का झांसा देकर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए और अलग अलग बहानों से उससे कुल लगभग 26 लाख रुपए हड़प लिए, जबकि शुरुआती जांच में 2.5 लाख रुपए की ठगी की पुष्टि हुई है। पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कानपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि आरोपी ने और कितने लोगों को इसी तरह फर्जी पद और शादी का झांसा देकर ठगा है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं मथुरा से एक गंभीर प्रशासनिक और सामाजिक मामला सामने आया है। जयसिंहपुरा क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर बने 800 से अधिक मकानों पर प्रशासन ने अवैध निर्माण बताते हुए लाल निशान लगा दिए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कई मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकारी सब्सिडी से बनाए गए बताए जा रहे हैं। कार्रवाई के बाद इलाके में रहने वाले सैकड़ों परिवारों में दहशत और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है और केवल गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है। पीड़ितों ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी अतिक्रमण को हटाने से पहले प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, लेकिन जमीनी स्तर पर इन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। मामले ने अब राजनीतिक और कानूनी तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। वहीं लखनऊ में आईजीआरएस पोर्टल को लेकर प्रशासनिक सख्ती देखने को मिली है। लखनऊ मंडलायुक्त ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान आईजीआरएस पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसानों और आम नागरिकों की शिकायतों का समाधान केवल औपचारिकता न होकर गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध होना चाहिए। मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किसानों को लैंड पूलिंग नीति के लाभ स्पष्ट रूप से समझाएं और इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत किसानों को अपनी भूमि के बदले 25% विकसित भूखंड दिए जाएंगे, जिससे उन्हें दीर्घकालीन लाभ मिलेगा। मंडलायुक्त ने चेतावनी दी कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक कानून से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 जो धोखाधड़ी से संबंधित है और धारा 406 जो अमानत में खयानत से जुड़ी है, दोनों के तहत एक साथ कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती। न्यायालय ने गाजीपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें दोनों धाराओं में एक साथ संज्ञान लिया गया था। न्यायमूर्ति पीके गिरी ने मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए हैं कि वे 30 दिनों के भीतर मामले पर नए सिरे से कानून के अनुरूप आदेश पारित करें। इस फैसले को आपराधिक न्याय प्रणाली में स्पष्टता लाने वाला महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। इधर लखनऊ की रिजर्व पुलिस लाइन में 29 जनवरी 2026 को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने परेड की सलामी ली और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पुलिस टुकड़ियों को सम्मानित किया। समारोह में अनुशासन, परंपरा और देशभक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। 6 से 11 गोखा राइफल्स को बेस्ट मार्चिंग का पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि पुलिस श्रेणी में एटीएस कमांडो दस्ता प्रथम स्थान पर रहा। कार्यक्रम के समापन पर जब घर कब आओगे गीत की धुन बजी तो वहां मौजूद अधिकारी, जवान और दर्शक भावुक हो उठे। यह धुन शहीदों और देश सेवा में लगे जवानों के त्याग और समर्पण की याद दिलाती नजर आई। इधर सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए नियमों पर लगाई गई रोक को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि शीर्ष अदालत ने समय रहते हस्तक्षेप कर देश को एक बड़े संकट से बचा लिया है। उन्होंने दावा किया कि यदि यूजीसी का नया रोस्टर लागू हो जाता तो पिछड़े वर्गों और दलितों के आरक्षण पर गंभीर संकट खड़ा हो जाता और देश में सामाजिक तनाव बढ़ सकता था। बृजभूषण सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों ने जानबूझकर सरकार को गुमराह करने की कोशिश की थी, जिससे हालात बिगड़ सकते थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सामाजिक न्याय की जीत बताते हुए कहा कि इससे लाखों लोगों को राहत मिली है। आगरा की एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट में भाजपा सांसद कंगना रनौत से जुड़े एक विवादित मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है। अदालत ने देशद्रोह और राष्ट्र अपमान से जुड़े इस मामले में 13 फरवरी 2026 को बहस सुनने का आदेश दिया है। मामला सांसद कंगना रनौत द्वारा किसानों और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा है। गुरुवार को पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिसके बाद कोर्ट ने मामले को बहस के लिए स्वीकार कर लिया। यह याचिका वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमाशंकर शर्मा द्वारा दायर की गई थी। इस केस को लेकर राजनीतिक गलियारों में पहले से ही चर्चा तेज है और अब अदालत की अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव को लेकर प्रयागराज में बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब बार काउंसिल के 25 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 4 दिनों तक कराया जाएगा। यह मतदान 30 जनवरी से 2 फरवरी तक चलेगा, जिसमें प्रदेश भर से करीब 33,000 अधिवक्ता
अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बार काउंसिल के सचिव रामकिशोर शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 जनवरी को मतदान सुबह 9 बजे से शुरू होगा, जबकि बाकी दिनों में मतदान का समय सुबह 10 बजे से निर्धारित किया गया है। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए मतदाताओं के लिए सीओपी कार्ड या पंजीकरण प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य किया गया है। प्रशासन और बार काउंसिल की ओर से मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई।